व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस में। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन, दैट इज इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, हु इज़ द चांसलर ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। उनके बारे में जितना कहूँगा उतना कम है। ही इज़ अ वेरी विजनरी मैन, जिन्होंने एक छोटे से इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया और आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को मुकाम दिया। तो इनके लिए स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। गुड आफ्टरनून सर। मैं आपको हमारे पॉडकास्ट शो अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस में वेलकम करती हूँ। मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ वी आर हैविंग इंजीनियर दिवाकर सिंह सर हमारे साथ हैं, जिनका आज हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं। उनका विजन यूनिवर्सिटी और एजुकेशन को लेकर अराउंड एजुकेशन सिस्टम। तो सर आई वुड लाइक कि आप भी गेस्ट को फिर एक बार ग्रीट कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय पहुँचने के लिए। हमारा जो मेन विजन जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ किया, बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो कंप्यूटर शिक्षा से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और कंप्यूटर एजुकेशन से एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हमारा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था। और ये हमारा सफ़र जो जर्नी है 25 सालों की है। 2000 में हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और एक कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद से फिर लगातार इन 25 सालों में हमारा साइंस कॉलेज, बीएड कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, उसके बाद फिर हमारा नर्सिंग कॉलेज, और 2018 में हम लोग जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो मध्य प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय बना, मध्य प्रदेश विधानसभा से ये विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय पारित हुआ। और 2018 में हमारा एक सपना साकार हुआ और हमारा सरदार पटेल ग्रुप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2018 के बाद फिर हम लोग विश्वविद्यालय के आगे बढ़ने के बाद 2022 में हमारा सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ। और अभी वर्तमान में हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के नहीं, बालाघाट से नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, बल्कि पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों के स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्तमान में अध्ययनरत हैं, जिन्हें एडमिशन लिया है विभिन्न पाठ्यक्रमों में। करीब 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस समय विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत। ये आपकी इतनी अचीवमेंट्स रही हैं सर, आपके क्या स्ट्रगल्स थे ये सब करने में, आपके सफर में? तो ऐसा है कि जब बड़ा काम होता है तो निश्चित ही बहुत नीचे से एक बीज को जो हम रोपित करते हैं और अंकुरण होता है, अंकुरण से धीरे धीरे बीज बड़ा होता है। फिर आप देखते हैं कि बीज कैसे संभलता है, फिर खड़ा होता है, प्लांट बनता है। फिर तो हमारा सफर ये मैंने शुरू से ही आपको बताया कि 2000 से लेकर हमने स्टार्ट किया। अगले साल हमारा जो 2025 है वो हमारी संस्था का गोल्डन सिल्वर जुबली है, 25 साल होने वाले हैं। तो हमने बहुत ही छोटे से एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और निश्चित ही बहुत स्ट्रगल का समय था। एक कंप्यूटर से काम चालू करना, उसके बाद फिर हम लोगों ने 4 कंप्यूटर, फिर 10 कंप्यूटर, उसके बाद एक प्राइवेट जो भवन है वहाँ पर हम लोगों ने, जो अम्बेडकर चौक में पहले अभी आप देखते होंगे यूनिक कॉलेज लिखा होगा, वहाँ पर हमने सरदार पटेल कॉलेज के नाम से पहला महाविद्यालय प्रारंभ किया था 2000 में। वो किराए के भवन में था। उसके बाद हम लोगों ने एक गायखुदी क्षेत्र में एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर भवन का निर्माण प्रारंभ किया। 2003 में हम लोग गायखुदी में एक सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापना कर वहाँ पर हम लोगों ने फार्मेसी कॉलेज, बीएड कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद फिर हम लोग, जो बड़ा हमारा विजन था कि हमको बालाघाट में, जो कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी जिला है, यहाँ पर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए, वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर बालाघाट के जो बच्चे हमारे बालाघाट से बाहर बड़े शहरों में जाते हैं और वो लोग पढ़ने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा जो है खर्च आता है। परिवार मध्यम वर्ग के बच्चे जो हैं वो बड़े शहरों में जाकर अध्ययन नहीं कर पाते। और बालाघाट वैसे भी आदिवासी बहुल और पिछड़ा जिला है और यहाँ पर फॉरेस्ट और नेचुरल माइनिंग कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। ऐसी जगह पर हम लोगों ने उन पाठ्यक्रमों को लाया जो यहाँ की आवश्यकता है। बीएससी एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए, बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एक माइनिंग इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री के कोर्सेज, ट्राइबल अफेयर्स के कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने यहाँ की डिमांड के अनुसार हमने स्थापित किया। आज ये है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है और जहाँ पर पूरे देश से छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मैं आपको पहले तो बहुत बधाई देती हूँ कि आप 2025 में सिल्वर जुबली हिट करने वाले हैं सर।
सर आपने बोला कि आप इंजीनियरिंग डोमेन पॉलिटिक्स, आपने हर वो शिक्षा का वो पार्ट लाया जिसकी नीड थी। आई थिंक ये इंडिया की एक पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसमें सारे डोमेन है, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, मेडिकल भी है। तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है इंडिया में कि एक यूनिवर्सिटी एक ही डोमेन नहीं, अब जो है वर्तमान में देखिए, अब जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ग्लोबलाइज्ड है, जी। ग्लोबल सिस्टम जैसे काम है। और आज के तारीख में जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जिनके विजन है, नेचुरल है कि पहले जो यूनिवर्सिटी होती थी वो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे, ज्यादातर बीए, बीएससी, बीकॉम इस प्रकार के कोर्सेज स्टार्ट होते थे। लेकिन अब समय चेंज हो चुका है। आज इस ग्लोबलाइजेशन एज में जो विश्व की डिमांड है, जो वर्ल्ड की डिमांड है, जी। ऐसे कोर्सेज हम लोग को चालू करने पड़ेंगे। ऐसे कोर्स जब रहेंगे तभी बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। और खासतौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज और टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं, मेडिकल के जो कोर्सेज हैं, इनकी डिमांड है। और हम लोगों ने हमेशा इसका प्रयास किया, हमारे विश्वविद्यालय ने इसका प्रयास किया कि जो समय की डिमांड हो वो कोर्सेज होना चाहिए। हमने बीएड स्टार्ट किया 2004 में, बीएड की बहुत आवश्यकता थी। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया 2000 में, तो इंजीनियरिंग का बूम था। उसके बाद हम लोग अभी पिछले 2 साल पहले आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया। अभी पूरे देश में आयुर्वेद का, सब लोग जानते हैं कि एलोपैथी से क्या प्रॉब्लम्स है, तो सब आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, तो आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया। नेचुरल है कि हमको इन सब कोर्सेज को स्टेब्लिश करने के लिए, इन कॉलेजों को स्थापित करने के लिए उन फील्ड के एक्सपर्ट की आवश्यकता है। तो हम नेचुरल है कि हम लोगों ने उन एक्सपर्ट को अपने यहाँ इन्वाइट किया। बालाघाट में हमारे पास सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं हमारे सिस्टम में, और सब लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हमारे जो विश्वविद्यालय में इतने सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं। सर ये तो एजुकेशन देने का हो गया, इसके आगे जॉब्स और प्लेसमेंट्स के लिए आपके यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मेन ध्येय है शिक्षा के साथ रोजगार। यानी अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को ट्रेन कर रहे हैं, तो ट्रेन इस बात के लिए नहीं कर रहे हैं कि उनको डिग्री मिले। डिग्री के लिए हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग, हमारा पहला ध्येय है कि बच्चा जो यहाँ पर प्रवेश ले, उसकी रोजगार की चिंता भी मुझे करनी है, रोजगार दिलाने की चिंता भी इस विश्वविद्यालय की है। और इसलिए पहले दिन से हम लोग उनको उस तरीके से ट्रेंड करते हैं। चाहे आप पता करिए कीजिए कि हमारे विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स देखिए, हम लोगों ने जो अभी कंपनी इंडस्ट्री की डिमांड है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो डिमांड है, उन कोर्सेज को अपने सिलेबस में हमने शामिल किया है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल के कोर्सेज हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। हर साल जो टॉप फार्मेसी कंपनियां हैं, चाहे सन फार्मा हो, चाहे लुपिन हो, ये सारी हमारे यहाँ से बच्चों को लेके जाती हैं। तो ये हमारा मेन ध्येय है, विश्वविद्यालय का मेन विजन का ये पार्ट है कि हम लोग अपने बच्चों को प्रवेश देने के अलावा उनको स्किल डेवलप करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के माध्यम से इस विश्वविद्यालय उनकी जॉब की जिम्मेदारी लेता है। उनको सभी जहां पर जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के, उसके हिसाब से ट्रेंड करके बच्चों को इंडस्ट्री में जॉब दिलाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सर जैसे अभी सीएस तो काफी बूम है, पर मैकेनिकल सिविल कहीं ना कहीं वो पीछे होते जा रहे हैं। तो आप कैसे बोलेंगे यंगस्टर्स को कि ये सारी फील्ड भी उतनी ही बराबर जितनी एक सीएस की फील्ड है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2000 में जब अटल जी की सरकार बनी थी देश में, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में बहुत बूम आया है। और आज लगातार आप देख रहे हैं, जरूर है कि आईटी के क्षेत्र में नो डाउट्स पूरा वर्ल्ड जो है आज एआईएमएल का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है, आईओटी का जमाना है। उसके साथ साथ इन फील्ड्स में भी जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक्चुअली आप कहेंगे कि सर आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो जमाना होता था जब हम लोग एक दिन में कुछ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर सड़कें बनाते थे। आज देश में एक दिन में लाखों किलोमीटर सड़क बन रही है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कर पा रहे हैं। हमारी डिजाइनिंग कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, हमारी नई नई मशीनरी आ रही है। जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा, जब आज मशीन को डिजाइन करना है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ये मोटर के सेक्टर में अपन बात करें, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की बात करें, ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो सारा का सारा जो है कंप्यूटर बेस्ड है। तो आईटी का यूज तो सब जगह हो रहा है। और सिविल इंजीनियरिंग में आज भी बहुत, आप देखिए रोज लाखों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, रोज नए नए मेडिकल कॉलेज तैयार है। मध्य प्रदेश में एक जमाना था जब 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 25 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमको सिविल इंजीनियर की आवश्यकता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सारी इन रोड को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए मशीनरी की आवश्यकता है, और इस मशीनरी की आवश्यकता को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से पूरा करते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि कहीं पे कोई जॉब की कमी है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इवन जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत इसको आज देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आवश्यकता है पावर प्लांट्स की, और देश में लगातार पावर प्लांट्स बने। हम लोग आज से 5 साल पहले जितनी बिजली का उत्पादन हमारा देश करता था, हम लोग उससे 3 गुना से ज्यादा जो है पावर सेक्टर में डेवलप हुए हैं। और लगातार इसके साथ हम लोग सोलर एनर्जी में, अपांतरिक उसको बोलते हैं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार इसमें सोलर एनर्जी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये सारा सोलर एनर्जी का पूरा काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। जी, आपका सर मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का लॉन्ग टर्म पे क्या विजन है? देखिए, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य देश की बड़ी आवश्यकता है और इस चुनौती को अकेले सरकार नहीं कर सकती। जब तक प्राइवेट सेक्टर के बड़े लोग इस फील्ड में आगे नहीं आएंगे और विजन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा देश जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और इसमें हमको अगर अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर जगह में, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन में नहीं, स्टेट रीजन्स में नहीं, बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में जिला स्तर पर भी हमको जो है हमारी स्वास्थ्य की सुविधाओं को ठीक करना होगा, मजबूत करना होगा। और इसके लिए हमको बड़े बड़े अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाने होंगे और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमको वहां पर सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो मशीनें आ रही हैं, आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी नई मशीनें आ रही हैं, चाहे वो MRI की मशीन हो, चाहे CT स्कैन की मशीन हो, चाहे कैथ की मशीन हो, ये सारी मशीनों की जो टेक्नोलॉजी आवश्यकता है वो सब शहरों में होनी चाहिए, इन जगहों पर होनी चाहिए। तो हमारे अस्पताल में हम लोगों ने अभी 150 बेड का अस्पताल स्टार्ट किया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें सारी ब्रांचेज हमने हॉस्पिटल में रखा है। और हमारी मेन सोच ये है कि जो आज हमारे, चाहे वो कार्डियोलॉजी के फील्ड के हों, चाहे पीडियाट्रिक्स के हों, चाहे न्यूरो के हों, जो लोग बालाघाट से बाहर जाना पड़ रहा है, जिनकी असामयिक मृत्यु हो रही है, कार्डियोलॉजी में अभी तक बालाघाट में व्यवस्थाएं नहीं, इन व्यवस्थाओं को सुधार कर बालाघाट जिला लेवल पर हम लोग की ऐसी व्यवस्थाएं दे पाए कि हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बालाघाट में हो सके। उसमें हम अस्पताल के माध्यम से उस अस्पताल को 600 बेड तक ले जाकर बालाघाट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का हम लोगों ने एक सपना देखा है, प्लान किया है। देखते हैं कि कितनी जल्दी वो हो पाता है। बिल्कुल सर, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। सर, आपने सिटी में तो बहुत बड़ा चेंज लाया है, कहीं ना कहीं भारत में भी एक चेंज लाया है ये यूनिवर्सिटी को ओपन करके, बट फिर भी भारत के लोग बाहर जा रहे हैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए, हमें उन्हें इंडिया में ही रखना है ताकि वो इंडिया के डेवलपमेंट में, उसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन एज ए पूरा होल आप क्या सजेस्ट करेंगे यंगस्टर्स को कि वो करें इंडिया में? देखिए, हमारे देश में आज की तारीख में जो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में जो हमारे देश का बजट है, उस पर हमारी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर हमारे IIT और IIM जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उस लेवल के हमारे सारे इंस्टीट्यूट बने, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी उनका स्तर अच्छा हो, उनको भी आगे बढ़े, ऐसी पॉलिसी सरकार को लानी होगी। जब हम लोग अपने देश में ऐसी अच्छी व्यवस्था लाएंगे, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका टॉप रैंकिंग में, जो विश्व के जो NIRF है, उसके साथ साथ स्टेट देश का जो हमारा NIRF है, प्लस वर्ल्ड लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हमारे देश के इंस्टीट्यूट्स का नाम होगा। टॉप 100 में हमारे देश के ज्यादा इंस्टीट्यूट्स आएंगे, तो नेचुरल है कि जो बच्चे आज बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, वो दुखेंगे और भारत में दुखेंगे, निश्चित ही दुखेंगे। उसके लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी स्किल को डेवलप करना होगा। बिल्कुल। मैं अभी जब कॉलेज में आ रही थी अपनी टीम के साथ, मैंने देखा यहाँ पे काफी तैयारियां चल रही है। वो आपके अभी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, किस चीज की तैयारियां है सारा कुछ? एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने अभी, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, आपने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारी जो केंद्र की सरकार है, उसने इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व दिया है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम में आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग, बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे संस्कृति को समझे, हमारे धर्म को समझे, हमारे कल्चर को समझे, हमारे जो भारत की जो सांस्कृतिक संपन्नता रही है उसको समझे। और उसको समझाने के लिए आज आवश्यकता है कि हम बच्चों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ें। हमारा देश हमेशा, जो हमारा भारत है, वो सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, धार्मिक विरासत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने गायत्री परिवार बालाघाट और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम सरदार पटेल परिसर में होने जा रहा है। इस 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्र जागरण का, संस्कारवान पीढ़ी बनाने का। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने नारा जो दिया है, निश्चित ही हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम किस प्रकार से तैयार करें, उसके लिए राष्ट्र जागरण का कार्यक्रम जो 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, 4 दिन का होने जा रहा है।
इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन होगा, इसमें बहुत सारे संस्कार के कार्यक्रम होंगे। बिहार संस्कार महोत्सव है, उसमें जनेऊ संस्कार, स्वर्ण संस्कार, आपका मुंडन संस्कार, दीक्षारंभ संस्कार, नामकरण संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार के कार्यक्रम होंगे। एक दिन 3 दिसंबर को विशाल युवा सम्मेलन होगा, जिसमें यूथ एक्सीलेंस पे हमारे विश्व के टॉप 5 में से जो हमारे आध्यात्मिक लीडर हैं, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति भी हैं, वो 3 दिसंबर को युवाओं को संबोधित करने के लिए बालाघाट आ रहे हैं। और उस विशाल युवा सम्मेलन में वो हमारे विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरे बालाघाट जिले के युवाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है शाम को एक विशाल दीप यज्ञ होगा, उसमें बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आने की सहमति प्राप्त हुई है। ये सब लोग बालाघाट आएंगे। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे कार्यक्रम इस यज्ञ के माध्यम से न कि बालाघाट में बल्कि पूरे आसपास क्षेत्र, पूरे हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में राष्ट्र जागरण की भावना से हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसा मैसेज जाए जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो संस्कारवान पीढ़ी बने। सर, आपका इतना बड़ा विजन है, तो मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को इनवाइट करें ये यज्ञ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सके। मैं बालाघाट आसपास के हमारे जो जिले हैं, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, पांडुरंगा, बैतूल, गोंदिया, भंडारा, नरसिंहपुर, डिंडोरी, सभी के जनमानस से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के सूक्ष्म निर्देशन में बालाघाट में गायत्री शक्तिपीठ बालाघाट द्वारा 30 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक विशाल राष्ट्र जागरण का विशाल 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे संस्कार होंगे, विशाल युवा सम्मेलन होगा, महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन होगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित, और आप सबकी पूरे लोगों के जो भी यहाँ लोग पधारेंगे उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था गायत्री शक्तिपीठ परिवार बालाघाट, सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिवार उठाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड ग्रेटनेस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपको ऐसे ही एक पॉडकास्ट में अगली बार मिलते हैं। सो थैंक यू।